नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व एक इग्नोर्ड रीजन है। यहाँ पर सेंट्रल के फंड्स नहीं आते, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन पर ध्यान दिया नहीं, और ऐसे ही कई सारे दूसरे रीजन्स को देते हुए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट न होने के पीछे के रीजंस बताए जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था आजादी के पहले और आजादी के बाद, यहाँ पे जिस तरीके की वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ की इंसर्जेंसी, यहाँ पर होने वाले लोगों की सोच विचार, ये भी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट न होने के पीछे बहुत हद तक जिम्मेदार है, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन आज हम करेंगे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट अलग थलग जो है वो हमारे आज़ादी के बाद वाला इशू नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स के ज़माने से है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में से ब्रिटिशर्स को कुछ ही चीज़ें मिलती थी, टी वगैरह जैसी चीज़ें थी, टिम्बर वगैरह जैसी चीज़ें थी, जिसकी वजह से कुछ रीजन्स को छोड़कर यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं। एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट हमेशा से एक बहुत लार्ज सिंगल कम्युनिटी से नहीं बना, लेकिन कई सारे ट्राइबल ग्रुप से बना था, जिसके वजह से आपस में मुठभेड़ उनकी होती रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को उससे कुछ मतलब था नहीं, उनको अपने पैसों और जो सामान मिलता था उससे मतलब था। लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने किया ये कि नॉर्थ ईस्ट को लीव देम अलोन टाइप ट्रीटमेंट दिया। अगर पूरे देश में कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती थी जो मे बी डेवलपमेंट में काम आती, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए इंप्लीमेंट होती ही नहीं, और ये निगलेक्ट उस जमाने में ही शुरू हुआ। अब आजादी के बाद में कुछ चीजें बदली, लेकिन गलत तरीके से। अब कई लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती नहीं है आसाम या फिर अब कहे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये चीज उल्टी थी आजादी के बाद में, जहां पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स में ये बात बताई गई है कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट था, जिसकी वजह से जो डिमांड्स नॉर्थ ईस्ट से आती थी वो पूरा करना वो सही समझते थे। अब यहाँ पर वैसे इंफ्रा डेवलपमेंट डिमांड्स या फिर आप कहे तो पॉलिसी डिमांड्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये चीज़ों के बारे में बात हुई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बात शुरुआत हुई नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो थी गलत चीज़ें देने से। अब वो कैसे समझते हैं? नागाज ने आज़ादी के तुरंत बाद में डिमांड करना शुरू कर दिया कि उनको अपना एक अलग डिस्ट्रिक्ट चाहिए, लेकिन हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जी ने एक डिस्ट्रिक्ट के बदले पूरा का पूरा स्टेट दे दिया। अब स्टेट देना एक अच्छी बात तो है, डिमांड पूरी हो गई, उनको अपनी जगह मिल गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने कहा कई सारे ट्राइबल ग्रुप से बना हुआ था, जिसकी वजह से यही डिमांड्स मेजर पॉलिटिकल बैकिंग्स बनने लगी किसी भी पार्टी के लिए। यहाँ पर बोडो लैंड, मिसिंग लैंड, करबिल लैंड, राभा लैंड, ऐसे कई सारे स्टेट्स हमको भी बना के दे दिए जाए, ऐसे डिमांड्स कर दिए गए। इनफैक्ट मिजोरम और मेघालय भी ऐसे ही डिमांड्स की वजह से बने। बेसिकली नागास को स्टेट मिलने की वजह से बाकी सारी चीजों से ध्यान हटाकर पॉलिटिशियंस, सपरेशंस, या आज भी जैसे देश के कई स्टेट्स में देखने मिलता है कि हमको डिवीजन चाहिए वगैरह, उस टाइप वाली चीजों में अटक गए, और ये बड़े स्केल पर था। और गवर्नमेंट कुछ हद तक उन्हें पूरा भी कर रही थी, जो कि इस फायर के अंदर फ्यूल ऐड करने का काम कर रहा था, और कई दशक और यूथ इसके अंदर वेस्ट हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सेंट्रल पॉलिटिक्स कैसे नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करता गया। दोस्तों, हमारे देश के अंदर पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो बड़ी वोट बैंक को अपने लिए कन्विंस करें। नॉर्थ ईस्ट जो है वो सिर्फ 8% ऑफ लैंड एरिया है, 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत लेने इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल इलेक्शंस इतना मेहनत के हिसाब से रिटर्न्स नहीं देता। अगर कोई पॉलिटिशियन नॉर्थ इंडिया के अंदर, वेस्ट इंडिया के अंदर उतनी मेहनत लगा दे वहां के लोगों को कन्विंस करने के लिए, तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी यूनाइटेड कम्युनिटीज है, जैसे हम जानते हैं देश के अंदर रिलीजन, कास्ट वगैरह के ऊपर भी इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पर इजीली बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन उनको वोट करने के लिए तैयार होगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सब भी अगर तैयार हो जाए तो भी 4% ही बनता है, तो वहां पर मेहनत क्यों करे? ये हमेशा से सेंट्रल पार्टीज के अंदर इशू रहा है, और इसके लिए नेशनल इलेक्शंस के अंदर, नेशनल प्लानिंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट पीछे की सीट पे ही रहा। इसकी वजह से बहुत बेकार ट्रीटमेंट मिला जो कई स्टेट्स को फॉर ग्रांटेड मिलता था। एग्जाम्पल, आजादी के 56 साल बाद भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कैपिटल्स थे वहां पर कुछ साल पहले तक 7 में से सिर्फ एक ही कैपिटल को रेल कनेक्टिविटी थी, और अभी अभी जो है दूसरे स्टेशंस को बनाकर दूसरे स्टेट्स को कनेक्टिविटी देना शुरू की गई है। ईटानगर, कोहिमा, शिलोंग, इन जैसे बड़े बड़े टाउन्स के पास में एयरपोर्ट्स नहीं थे। आसाम को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पैसे आते थे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स को तो मतलब 1 to 5 करोड़ ऐसे पैसे आते थे, लेकिन ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का इंपोर्ट जो है वो 2500 करोड़ का हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर डेफिसिट चलता रहा। 2/3 ऑफ इंडिया का टी प्रोडक्शन करने के बावजूद, टिम्बर प्रोडक्शन करने के बावजूद जो है बहुत टाइनी प्रॉफिट्स इसका री इन्वेस्ट किया जाता था, और हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रा बिल्डिंग, इन एरियाज में जो भी पैसा आता था जनरली ये करप्शन में रह जाता था, बह जाता था। आसाम दोस्तों ट्राइबल काइंड ऑफ एरिया होने की वजह से बहुत पुराने जमाने से यहाँ पर जो एलीट एजुकेटेड क्लास है वो हमेशा इन फंड्स को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, और इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया जाता रहा। नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट के अंदर जो करप्शन इशू है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट सीवियर करप्शन फेस करने वाले एरियाज में से एक है। बेसिकली हमारे प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जितने फंड्स ग्रांट होते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, चाहे वो सॉफ्ट लोन्स हो या डायरेक्ट ग्रांट्स, वहां पर 90% फंड्स जो है वो कभी भी अपने एक्चुअल काम के लिए इस्तेमाल हो नहीं पाते। सिर्फ 10% जो है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में होते हैं। और हर एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैंक्रप्सी कबार कर है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके लोन्स हैवी हो चुके हैं। तो ये दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल गलतियां रही है। सिर्फ जियोग्राफी को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, देश के अंदर कई ज्यादा जियोग्राफिकली टफर रीजन्स है, लेकिन उसको इग्नोर किया गया है। और ये रीजन था कि क्यों नॉर्थ ईस्ट हमेशा अंडर डेवलप्ड रहा। फ्यूचर की बात करें तो ये चीज चेंज हो रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट कैपिटल को 4 लेन रोड मिनिमम और हर एक डिस्ट्रिक्ट कैपिटल को मिनिमम 2 लेन वेल कनेक्टेड रोड से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। मल्टीपल ऐसे रेल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे प्रोजेक्ट्स है। आसाम और कई सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे मीडियम ऑफ रेल के साथ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ के जो रिसोर्सेज है वहां पर फूड पार्क्स बनाना, IT इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज को ले आना, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना, टूरिज्म, इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो होपफुली आने वाले 2 से 3 दशकों के अंदर लोगों को बेहतरी ले आएंगे। साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का भटका हुआ यूथ है, जिनको हमेशा निगलेक्ट विक्टिम्स के तौर पर बताया गया है पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो जॉब्स एंड पैसा आने की वजह से जो ये अपराइजिंग्स है, इंसर्जेंसी है, नए स्टेट्स की डिमांड है, इन जैसे रीजंस को छोड़कर एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। स्टॉप! इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।